So now we are moving from transformer next lecture, and that is this is fifth lecture. This is fifth lecture of the transformer, where we are going to uh, transfer the quantities of primary side to secondary side and vice versa. इसको हम रेफरिंग ऑफ द क्वांटिटीज भी कहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की क्वांटिटीज़ को सेकेंडरी पर ट्रांसफ़र करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग की क्वांटिटीज़ को हम प्राइमरी वाइंडिंग पर ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट our primary winding and secondary winding both are two separate quantities, separate windings, and communication channel is your magnetizing branch. So we will keep here magnetizing branch constant, because practically magnetizing branch has nothing to do with the variable quantities, क्योंकि आपका कोर एक बार अगर ट्रांसफार्मर बन गया, वाइंडिंग आपकी प्लेस होगी तो कोर आपका फिक्स हो जाता है, और प्लस कोर के पास जितनी एयर गैप होती है वो फिक्स हो जाता है. तो वाइंडिंग में यू कैन नॉट चेंज वंस द ट्रांसफार्मर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर द ऑपरेशन, वहाँ पे फिर आप चेंज नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ये ट्रांसफार्मर आपका ऑन हुआ, अगर आपने ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिया और प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दिया, और अगर आपने सेकेंडरी पर लोड कनेक्ट नहीं किया है या लोड कनेक्ट किया है या फुल लोड है, कुछ भी लोड है आपका, नो लोड से लेकर फुल लोड पर, ये आपका मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कांस्टेंट रहेगी. यानी कि जो कोर लॉस कंपोनेंट होती है आपकी कांस्टेंट होती है वंस यू आर गेटिंग और वंस यू आर सप्लाइंग प्राइमरी वाइंडिंग विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, आपका कोर काम करना शुरू कर जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है. अब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट तब फ्लो होगी जब आप जैसे जैसे लोड कनेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट बढ़ती जाएगी. लोड नहीं रहेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट जीरो होगी, लोड बढ़ाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट बढ़ाएगा, फिर लोड बढ़ाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट बढ़ेगा. तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके लोड पर. लेकिन वंस यू आर सप्लाइंग, लेकिन आपका जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की बात करते हैं, तो चाहे लोड हो या ना हो, मैग्नेटाइज अगर ट्रांसफार्मर ऑन है, ट्रांसफार्मर आपने ऑन कर दिया तो नो लोड करंट फ्लो करेगा ही करेगा, इसलिए उसको नो लोड करंट भी कहा जाता है. और अगर फुल लोड पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है तब भी आपका नो लोड करंट उतना ही रहेगा. और ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट की वैल्यू आती है 2% to 6% ऑफ द रेटेड करंट. ये हम डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में. ठीक है, अभी हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की क्वांटिटीज़ को हम चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, दो तरह के आपका ट्रांसफार्मर होते हैं. आप बोलते हैं ट्रांसफार्मर इज ऑफ टू टाइप्स, transformer is of two types, a step up transformer and second is a step down transformer. ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा? लेट एस ट्रांसफार्मर रेटिंग, ये आपका ट्रांसफार्मर रेटिंग है, एंड दिस इज ईपी ऑब्लिक ES वोल्ट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है. ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है. अब आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हेन EP इज ग्रेटर देन ES, तो आप बोलेंगे दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. यहाँ पर लगे आप एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपकी IS जो होती है दैट इज ग्रेटर देन IP होती है. याद रखिएगा, लो वोल्टेज हाई करंट और हाई वोल्टेज लो करंट. ठीक है, ये आपकी वो थ्योरी चलती है, याद रखिएगा. ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर पढ़ाया था आपको, तब मैंने कहा था कि जहाँ लो वोल्टेज होगी वहाँ हाई करंट होगा, जहाँ हाई वोल्टेज होगा वो लो करंट होगा, तभी आपकी पावर बैलेंस रहेगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ EP स्मॉलर देन ES, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर.
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में आपका IS जो होगा वो IP से कम होगा, यानी कि हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम एक ही बात बाद में करेंगे, अब हम बात करते हैं प्राइमरी क्वांटिटीज की। तो प्राइमरी क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी होंगी, प्राइमरी क्वांटिटीज एंड सेकेंडरी क्वांटिटीज। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर IP, और ये हमारा होगा XS RS IS एंड ES। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देंगे नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। फाइन, अब बात आती है आपकी, फिर से हम बात करते हैं। तो अगर हम ये 4 क्वांटिटीज हैं, आपको इसको ट्रांसफर करना है, और ये 4 क्वांटिटीज ये है, आपको इसको ट्रांसफर करके सेकेंडरी साइड पर लेकर जाना है, प्राइमरी पर लेकर आना है, ये आपको करना है अभी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं इसके आगे, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, अब मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की बात करें, या आपको मैं एक बार इक्विवेलेंट सर्किट ही दिखा देता हूं मैं। आइए, सो इक्विवेलेंट सर्किट एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज योर V1, दिस इज योर RP JXP, ये आपका RC है, ये आपका JXM है, ये I0 है, और ये आपका JXS है, दिस इज इक्वल टू RS, एंड ये आपका V2 है, और ये आपका लोड है। ठीक है, ये आपका IS है, ये आपका IP है, एंड दिस इज योर EP एंड दिस इज योर ES। ये सब मैंने लास्ट टाइम आपको दिखा दिया था। तो आपकी ये जो ब्रांच यहाँ से यहाँ तक चली गई, ये आपकी सेकेंडरी आ गई, दिस इज योर सेकेंडरी। और यहाँ से यहाँ तक हम जो लेंगे वो प्राइमरी में लेंगे। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को किस तरफ कनेक्ट किया हुआ है। कभी आपसे कह दिया जाएगा कि मैग्नेटाइजिंग ब्रांच इज रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को आपको सेकेंडरी साइड लेके जाना होगा। कभी आपसे कह दिया जाएगा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच इज रेफर टू प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड का हिस्सा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कैसे रेफर करोगे। तो रेफर करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। रेफर करने के लिए क्या करेंगे आप, RP XP, यहाँ पे 2 करंट होंगे और 2 ओम के क्वांटिटीज होंगे। तो हमें ये सीखना है कि ओम की क्वांटिटी को अगर हमको रेफर करना है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, तो हमारा पैरामीटर क्या होगा, कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर एम्पियर को करना है तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर वोल्टेज को करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे, यही आपको सीखना है। 3 क्वांटिटी सीखनी है, एम्पियर, वोल्ट और ओम। इन तीनों क्वांटिटीज को प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये आपने सीखना है। ठीक है ना, इसके आगे हम बात करते हैं। आइए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमने आपको सारा दिखा दिया कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ ट्रांसफर करनी है। आइए ज़रा इसकी बात कर लेते हैं हम। लेट एक हम ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, लेट S के भी ये ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ये हमारे को दिया हुआ है EP वोल्ट एंड ES वोल्ट, ये दिया हुआ है। और ये आपका ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप S इज इक्वल टू EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप IP कैलकुलेट करेंगे, सो S विल बी इक्वल टू EP एम्पियर, आपका प्राइमरी करंट आ गया। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे S बाई ES, और ये आपका सेकेंडरी करंट आ गया। तो अब आपके पास क्या मिल गया। अब देखिए, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्या हम कंडीशन होगी आपको वोल्टेज करंट की मैं बताता हूँ मैं। अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो आपका ES और EP बड़ा होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब कंडीशन अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो EP अब आपका कम है और ES आपका ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा IP ग्रेटर देन IS, यानी कि इन दोनों में IP की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन IS की वैल्यू होगी। ठीक है, IS क्या है, IS को सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट मतलब हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज पर लो करंट होगा, और ये आपका लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज पर आपका हाई करंट हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको कंडीशन मिलेगी। फाइन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, प्राइमरी से, सेकेंडरी करंट कम होगा किससे, प्राइमरी करंट से, ये आपकी कंडीशन है। आप सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप कैलकुलेट करेंगे ES बाई EP, ठीक है, और यहाँ देखेंगे ग्रेटर देन 1 आ रहा नहीं आ रहा, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तभी हम प्रोसीड करेंगे यहाँ से, ठीक है। फॉर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ए हमारा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ताकि हमको रेफर करने में बहुत आसानी होगी। अब आप लिखेंगे यहाँ से, अब आपको ए मिल गया, ए इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अब आप लिखेंगे, देखिए IP डैश लिखता हूँ मैं, IP डैश मतलब प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट। अब आपका कौन सा करंट है, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट का मतलब आपका LV करंट, लो वोल्टेज साइड करंट, ठीक है, प्राइमरी करंट है लो वोल्टेज साइड, रेफर टू HV साइड, यानी कि आपका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड है ना, HV साइड। अब बताइए प्राइमरी लो वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको छोटे की तरफ लेकर जाना है, यानी कि आप वोल्टेज ज़्यादा है, करंट को कम करना है, तो आप क्या करोगे, आप IP बाई A कर दोगे, तो आपका करंट कम हो जाएगा, और यही IP बाई A आपका IS के बराबर आएगा। इससे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, देखो EP बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई A लिखिए, क्योंकि आपका ये बड़ा है 1 बाई A, ठीक है, तो A विल बी इक्वल टू क्या होगा, ES बाई EP एंड दिस विल बी इक्वल टू IP बाई IS, ये हमारा वैलिड है, एजम्पशन के मुताबिक A ग्रेटर देन 1 आ गया। अब देखिए, अब इसको देखिए तो गौर से, IS किसके बराबर आ रहा है, IS इज इक्वल टू IP बाई A आ रहा है ना, पहुंच गया, IP बाई A आपका IS के बराबर आ गया। अब क्या होगा, अब आप EP डैश यानी कि प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज है ना, जो कि हमारा LV साइड है, रेफर टू HV साइड, जो कि आपका सेकेंडरी है। क्या करेंगे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर लेके जाना है, तो क्या लिखोगे आप A टाइम्स EP करोगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, ES के बराबर आ गया, दोनों क्वांटिटी आपके ट्रांसफर होगी, आपने दोनों क्वांटिटी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलिए, जब आपने यहाँ दोनों क्वांटिटी को ट्रांसफर कर दिया, अब आप क्या करेंगे, अब हम आते हैं RP पर। RP डैश का मतलब क्या होगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो अब हमको बताने की जरूरत नहीं कि सेकेंडरी आपका हाई वोल्टेज साइड है, और हाई वोल्टेज पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तभी तो हाई वोल्टेज पैदा होगा, जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, ज़्यादा वायर लगा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, यानी कि आपको हाई वोल्टेज साइड पे लेकर जाना होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, प्राइमरी का वोल्टेज कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, RP डैश, तो RP डैश को हम क्या लिख सकते हैं, EP डैश बाई IP लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, EP डैश की वैल्यू कितनी आई है, तो AEP आई है, IP डैश की वैल्यू कितनी आई है, तो IP बाई A आई है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर EP बाई IP एंड दिस A स्क्वायर RP। यानी कि किसी भी ओम क्वांटिटी को अगर आपको ओम वाले को आपको तीनों चीज़ें क्लियर होगी, वोल्टेज करंट को अगर हाई से लो, लो से हाई लेकर जाना है तो A से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि लो वोल्टेज पर हाई करंट होगा, हाई वोल्टेज पर लो करंट होगा, इसको देख के ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किसी भी ओमिक क्वांटिटी को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे लाने के लिए, ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको A स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, क्लियर, फाइन। A मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, हाई वोल्टेज है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगे होंगे, ज़्यादा वायर होगा, ज़्यादा लंबी वायर इस्तेमाल किया होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो हाई वोल्टेज पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लो वोल्टेज पर रेजिस्टेंस कम होगी। इसी का करस्पॉन्डिंग आप ले लीजिएगा कि ज़्यादा जहाँ पर वाइंडिंग आपने यूज़ किया होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिएक्टेंस भी आपकी लीकेज रिएक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर कम वाइंडिंग इस्तेमाल किया होगा आपने वहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। उसी के मुताबिक आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ RP ज़्यादा होगा वहाँ XP को भी ज़्यादा रख सकते हैं, जहाँ RS ज़्यादा होगा वहाँ XX को भी ज़्यादा
ले सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और छोटी सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम एक्सपी डैश की बात करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए एक्सपी डैश, तो आरपी और एक्सपी दोनों सेम सीरीज में आते हैं, है ना। एक्सपी डैश क्या लिखेंगे, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू, कहां पर, एचवी साइड। तो एचवी साइड में क्या कीजिएगा, तो ऑब्वियस है आप लिखेंगे ईपी डैश डिवाइडेड बाई आईपी डैश, है ना। ये क्या होगा, ए ईपी डिवाइडेड बाई आईपी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ईपी बाई आईपी। ये दोनों सीरीज में ही रहते हैं, तो क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे ले सकते हैं जे, ठीक। ट्रांसफर में पहुंच गया, सब क्वांटिटी को आपने पहुंचा दिया, और मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को आपने अभी फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर रखा है कि हम कभी काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो आपके पास सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग बचा और सेकेंडरी वाइंडिंग बचा। अब आइए जरा सा हम इक्विवेलेंट सर्किट देख लें कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा सा आपको इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा भाई। देखिए ये आ गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। आप क्या लेकर आए थे, ईपी, कितने के बराबर आया था, ए ईपी, ये किसके बराबर था, ईएस के बराबर। सेकेंडरी वाइंडिंग में तो ऑब्वियस है करंट फ्लो करना चाहिए आईएस, और आईएस किसके बराबर होगा, तो आईपी बाई ए के बराबर होगा। पहले से यहाँ पर आरएस था, आप लेकर क्या आए हैं, आर स्क्वायर आरपी। पहले से यहाँ जे एक्सेस था, आप क्या लेकर आए हैं, ए स्क्वायर जे एक्सपी। ये क्या होगा आपका, दिस इज योर V2, ये क्या होगा आपका, दिस इज योर लोड, फाइन। तो ये आपका करंट आ गया पूरा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Re2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू एलवी साइड, यानी कि एलवी साइड की तरफ। तो आपने अब कितना आ गया आपका, देखिए Re2 आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर रेफर टू एलवी साइड मत बोलो, सेकेंडरी साइड बोलो, सेकेंडरी साइड कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल आपका एचवी है, फिलहाल आपका एचवी है, ठीक है। तब आपने क्या कहा, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आर एस प्लस ए स्क्वायर आर पी, ठीक है। अब आप लिखिए एक्स ई टू, इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, और ये सेकेंडरी क्या है आपका, एचवी साइड है, ठीक है ना। और ठीक है, तो आपको क्या मिल गई है, पहले यहाँ से क्या मौजूद था, एक्सेस था, आप क्या लेकर आए हैं, एक्सपी को लेकर आए हैं, ठीक है। ये आ गया, अब ये आपके पास आ गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ZE2 इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे Re2 प्लस जे टाइम्स XE2, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप लिखेंगे RS प्लस ए स्क्वायर RP एंड प्लस जे टाइम्स XS प्लस ए स्क्वायर XP। तब आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, अब और आपको मजा आएगा। अब देखिए आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया। So your equivalent circuit is now, this is IS, this is ES, secondary rated voltage, and this completes represent ZE2, and this is your V2, and this is your load. Fine, right? अब आप एक इक्वेशन सिर्फ लिख सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ES माइनस V2 इज इक्वल टू I2 प्लस माइनस पाई ZE2, दैट्स इट, दिस इज इक्वेशन। और यह हर किसी के लिए वैलिड रहेगा, और यहीं से आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, I2 प्लस पाई क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल कौन सी भाई,
So this is leading power factor angle and -phi represents power factor angle. कौन सी भाई? तो lagging power factor angle, ठीक है। यानी कि this is for capacitive load and this is for inductive load, right? So this is the only equation we can use for the calculation of voltage regulation, right? So voltage regulation में हम मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को कांस्टेंट कर देते हैं, बिकॉज वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब चेंज इन वोल्टेज, और चेंज इन वोल्टेज का मतलब कि चाहे नो लोड से लेकर फुल लोड चले जाइए, आपके मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेंस कांस्टेंट। सो हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को काउंट करते हैं, और यही हमारे वोल्टेज को चेंज करता है, राइट। सो आई होप यहाँ तक अभी तक कोई डाउट नहीं। अब एक बार जैसा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं और उसको भी हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं, अब यहीं पर लिखते हैं हम ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग क्वांटिटीज फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड। सो माय डियर, सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारा था वो हमारा क्या था, वो HV था इस प्रेजेंट केस में, और प्राइमरी साइड जो हमारा है वो हमारा LV है। वी हैव A क्या है हमारे पास, तो A इज इक्वल टू ES बाई EP है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास है, एंड दिस विल बी इक्वल टू IP बाई IS, ये हमारे पास है। आपको क्या करना है, सेकेंडरी क्वांटिटीज को प्राइमरी साइड पे लेकर आना है, लो वोल्टेज साइड पर। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे ES डैश, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज कौन सी है, रेटेड वोल्टेज, कहाँ पर, रेफर टू, कहाँ लेकर आना है, HV साइड पर। तो क्या करोगे आप, ठीक है, HV साइड पे आप लेकर आइएगा, आइए लेकर, तो HV साइड पे लेकर आइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, A इंटू ES कर दीजिएगा, तो आपका HV साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और A इंटू ES यानी कि सेकेंडरी साइड LV साइड पे क्या रहा है ना, प्राइमरी साइड पर, सेकेंडरी को हम प्राइमरी पर, LV साइड, दिस इज प्राइमरी साइड, वेरी सॉरी। सो LV साइड पे लेकर आ रहा है, तो LV साइड पे जब लेकर आइएगा तो आप बड़े वाले क्वांटिटी को A से डिवाइड कर देंगे तो छोटा बन जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये EP के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, लॉजिक के साथ, फॉर्मूले के साथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। आइए जल्दी से हम IS डैश की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी रेटेड करंट रेफर टू LV साइड, यानी कि प्राइमरी साइड पे लेकर आ रहे हैं। आइए भाई, तो प्राइमरी साइड पर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, आप IS को क्या कर दीजिएगा, बोलिए, IS को आप, अब IS पहले कम था, अब यहाँ पर क्या करेगा, IS को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लो वोल्टेज पे जा रहे हैं, तो लो वोल्टेज पर क्या होगा, करंट हाई होगा, तो IS को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिए कितना है, IS को मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके बराबर आ गया, IP के बराबर आ गया, फाइन। तो यहाँ से इन दोनों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आइए ओमिक क्वांटिटीज पर। सो RS डैश है ना, इक्विवेलेंट, ये सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। सेकेंडरी वाइंडिंग साइड को अगर हम रेफर करेंगे प्राइमरी साइड पर तो क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, अभी हम प्राइमरी साइड यानी कि हमारा LV साइड है, तो HV को अगर हाई वोल्टेज को अगर लो वोल्टेज पर हमको लेकर आना है, ये हमारा HV था, ऑब्वियस है, कम पर लेकर आना है, तो हम क्या लिखेंगे, RS बाई A स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, RS बाई A स्क्वायर, तो ये हमारा कम हो जाएगा। और एक्सेस जैसे क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस रेफर टू LV साइड। ऑब्वियस है, हाई वोल्टेज क्वांटिटी को आपको बाहर ऊपर लोअर साइड पर लेकर आना है, तो क्या कीजिएगा, ओम को क्या करेंगे हम, एक्सेस बाई A स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये। अगर आप दिखाना चाहें तो आप एक्सेस को दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, RS डैश है तो आप क्या लिखेंगे, IS डैश बाई
ई एच डैश बाई आई एस डैश, तो ई एच डैश कितनी है आपकी, दिस इज इक्वल टू ई एच बाई ए, और आई एस कितना है आपका, आई एस इंटू ए, तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, एंड दिस इज ई एस बाई आई एस, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर आर एस। तो हर तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से दिखा सकते हैं, उस तरीके से इसको भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी पर आ गया, आप जल्दी से हम इक्विवेलेंट सर्किट पर आ जाएं और इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लें। बहुत सोच समझ के बहुत आराम से इसको कीजिएगा, आपको बिल्कुल ही। अब देखिए ईपी में क्या करके लाए हैं आप, एईएस करके लाए हैं। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग पर आए हैं आईपी, तो आईपी में कौन सी करंट फ्लो करेगी, तो ए इंटू आई एस आएगा। यहाँ पहले से क्या है, आरपी है, आप क्या लेकर आ रहे हैं, आई एस बाई ए स्क्वायर। पहले से यहाँ पर क्या है, जे टाइम्स एक्स पी है, आप क्या लेकर आ रहे हैं, आर एस बाई एक्स एस बाई ए स्क्वायर को आप लेकर आ रहे हैं। ये आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, एंड दिस इज योर लोड, ये आ गया आपका, और यहाँ पर आपने लोड लगा दिया, एल ओ ए लोड, राइट। तो अब यहाँ पर लोड लगाने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, आइए फिर से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आर ई वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, तो क्या लिखेंगे, आर पी प्लस आर एस बाई ए स्क्वायर। एक्स ई वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस refer to HV side, refer to LV side, ठीक है। and this is XP, J times XP plus XS upon A square। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, कौन सा, लीकेज, ठीक है, कहाँ पर, refer to LV साइड, ये आपको दोनों चीजें मिल गई। तो अब इन दोनों को अगर हम ले लें तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस। Z को हम लीकेज इंपीडेंस ही बोलते हैं, वहां अगर हमने नहीं लिखा होगा तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड लीकेज इंपीडेंस। सो इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड कितनी होगी, प्राइमरी साइड, जो कि प्राइमरी साइड इत्तेफाक से आपका LV साइड है, कितनी होगी, आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको, बोलिए, आर ई वन प्लस जे टाइम्स एक्स ई वन इज इक्वल टू आर पी प्लस आर एस बाई ए स्क्वायर एंड प्लस जे टाइम्स एक्स पी प्लस एक्स एस अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक उसी तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट रिलेशन भी लिख सकते हैं, आसानी से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये EP मिलेगा, दिस विल बी IP, और ये पूरा आपका रिप्रेजेंट करेगा ZE1 को, एंड दिस इज इक्वल टू V2 लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का मेन कंसर्न होता है सेकेंडरी साइड से, तो जितनी भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हो जाती है, ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, ऑल्दो हमें आप प्राइमरी साइड पर भी कर सकते हैं, बट जितनी भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होगी वो हमारा सेकेंडरी साइड पर ले जा करते हैं। तो हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारा कंसर्न लोड से होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर कितना लोड कैरी कर सकता है। अगर ट्रांसफार्मर लोड कैरी कर रहा है तो हमारे लिए बढ़िया है, अगर ट्रांसफार्मर लोड कैरी नहीं कर रहा है तो हमारे लिए वर्स्ट है, कोई यूज ही नहीं ट्रांसफार्मर का। तो इट डिपेंड्स अपॉन द load carrying capacity of the transformer. So every calculation will be done on secondary side, because on secondary side we are connecting load. So our prime objective is to study about the load, and according to load our voltage, current, flux, everything will change. Transformer सही रहेगा, जलेगा, बुझेगा, क्या होगा, डैमेज करेगा, everything depends on your load, right? So this is the way we can transfer low voltage to high voltage and high voltage to low voltage.